आपका अपने YouTube चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। दोस्तों, आज का क्लास बेहद खास है आप सबके लिए। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया का आखिरी पार्ट, यानी इस चैप्टर का वो पार्ट जो बेहद जरूरी है, जो अभी रह गया था पढ़ना। आज वो सारे पार्ट्स मैं आपके इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। और इसके पहले जो भी कुछ मैंने पढ़ा रखा है इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर के पढ़ के आप इस चैप्टर को अपना बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ा रखा है। आप सब जानते हैं चैप्टर स्टार्ट होता है गांधी जी के अफ्रीका से भारत आने पर, यानी गांधी जी भारत कब आए, अफ्रीका से वो भारत कब आए और आते ही उन्होंने किन किन आंदोलनों में भाग लिया, क्या क्या किया, किस तरह से उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया, किस तरह से उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाया, किस तरह से उन्होंने क्या किया, कॉल ऑफ किया, साथ ही साथ चौरी इंसिडेंट, जलियांवाला बाग कांड, साथ ही साथ खिलाफत मूवमेंट। ऐसे सारे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, आप जाकर वहां पढ़ सकते हैं। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर के अगले भाग के बारे में। जिन बच्चों ने हमारे इस क्लास का पिछला पार्ट देखा होगा उन्हें पता होगा कि हमने चैप्टर को क्लोज किया था इस टॉपिक पर कि गांधी जी ने किस तरीके से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया था, क्यों किया था। आप सब जानते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अपने चरम सीमा पर था, लोगों का काफी ज्यादा सपोर्ट हो रहा था। थोड़ा सा होते होते उसमें वायलेंट का रोल आ जाता है, थोड़ा सा ये जो आंदोलन था थोड़ा हिंसक हो जाता है, जिससे गांधी जी नाराज हो जाते हैं। साथ ही साथ वो लॉर्ड इरविन के साथ एक पैक्ट करते हैं, समझौता करते हैं और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेते हैं, यानी कि बंद कर लेते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर का अब ये पार्ट हम यहां से आगे पढ़ेंगे, यानी कि गांधी जी समझौता के बाद, कॉल ऑफ करने के बाद जाते हैं लंदन। किस लिए आते हैं? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने के लिए। किसके साथ? लॉर्ड इरविन के साथ। लॉर्ड इरविन के साथ वो जाते हैं समझौता करने, लेकिन इस समझौता में गांधी जी पूरी तरह से डिसअपॉइंट होते हैं। उन्हें कोई भी परमिशन, कोई भी छूट नहीं देती अंग्रेजी हुकूमत। अंग्रेजी हुकूमत ने सिर्फ गांधी जी के साथ मजाक किया, गांधी जी को परेशान किया, जिसको आप देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, रिटर्निंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जिसे गांधी जी ने एक बार कॉल ऑफ कर लिया था। आखिर क्या कारण हुआ कि गांधी जी ने उसे फिर से लॉन्च किया, फिर से उसे रीलॉन्च किया, क्या कारण हुआ? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जाते हैं समझौता करने के लिए लॉर्ड इरविन से। बट होता क्या है, गांधी जी रिटर्न डिसअपॉइंटेड, वो बिल्कुल नाखुश होकर के वापस आ जाते हैं, बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिलीज द प्रिजनर्स, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैदियों को छोड़ने से मना कर दिया। गांधी जी गए थे कि जितने भी वायलेंस हुआ था, जितने भी लोगों को अंग्रेजी हुकूमत ने पकड़कर जेल में रखा था, अगर आप उनको छोड़ दें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, वो भाई क्रांतिकारी है, वो आंदोलनकारी है, वो देश में क्या कर रहे हैं, विद्रोह पैदा कर रहे हैं, मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा, और उन्हें छोड़ने से मना कर दिया। गांधी जी डिसअपॉइंट होकर भारत आते हैं। अब जब भारत आते हैं तो यहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल गया होता है। ब्रिटिश हुकूमत ने कांग्रेस को डिक्लेयर कर दिया कि ये एक इलीगल कमिटी है, इलीगल कम्युनिटी है। कांग्रेस की मान्यता को खत्म करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव कर दिया। कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। कांग्रेस को उन्होंने एक इलीगल संस्था बता दी। साथ ही साथ अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू, जो बड़े नेता थे, उनको इन्होंने जेल में डाल रखा था, जिससे गांधी जी काफी ज्यादा परेशान होते हैं और अंततः वो फैसला लेते हैं कि हमें ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फिर से लॉन्च करना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज बिना किसी दबाव के हमारी शर्त तो नहीं मानने वाले हैं। और गांधी जी फिर से लॉन्च करते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। लेकिन क्या अब इस मूवमेंट को वो ऊर्जा मिल पाती है? क्या अब इस मूवमेंट को वो पावर, वो सपोर्ट मिल पाता है जो पहली बार मिला था? तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि इस बार जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होता है वो बिल्कुल जो है 1 साल के अंदर ही समाप्त हो जाता है। पीपल का, लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है। क्यों सपोर्ट नहीं मिलता, आखिर क्या होता है, इन सब को मैं बताने वाला हूं। क्योंकि भारत में होता क्या है,
लोग जो है वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, लोग जो है यूनिटी में नहीं बल्कि लोग बंटना शुरू कर देते हैं। एक तरफ से लोग बढ़ जाते हैं अपर कास्ट लोअर कास्ट में, तो वहीं बढ़ जाते हैं हिंदू और मुस्लिम में, जिसका नुकसान झेलना पड़ता है गांधी जी को और हमारे भारतवासियों को और हमारी यूनिटी को। हमें कोई भी समझौता करना मुश्किल हो पाता है क्योंकि अब हमारा आंदोलन जो है वो पीक पर नहीं जाता, हम थोड़े कमजोर से साबित हो जाते हैं। तो गांधी जी ने सोचा कि आंदोलन को बड़ा बनाने के लिए जरूरी होगा फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिटी, बिकॉज हम सब जानते हैं कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता ही हमारी ताकत है। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम कभी भी अंग्रेजों का सामना नहीं कर पाएंगे, अंग्रेजों का विरोध नहीं कर पाएंगे। दोस्तों हम पढ़ेंगे लिमिट ऑफ डिसओबीडियंस, यानी डिसओबीडियंस की क्या लिमिट थी, क्या वो कमियां रह गई थी जिससे ये आंदोलन इस बार रीलॉन्च के बाद नहीं चल पाया। होता क्या है, मैंने बता दिया था कि रीलॉन्च के समय काफी ज्यादा हमारी यूनिटी जो होती है बिखर सी जाती है, हमें दलितों का सपोर्ट नहीं मिलता, साथ ही साथ हमें मुस्लिम लीडर्स और मुस्लिमों का भी सपोर्ट नहीं मिलता, जिससे हमारा आंदोलन धीरे धीरे कमजोर होता है और विद इन अ ईयर ये बिल्कुल सा खत्म हो जाता है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि यूनिटी ही ताकत है, यूनिटी नहीं है तो आप बिल्कुल बिना ताकत के हैं, आप कभी भी अपने आप को शो नहीं कर पाएंगे। तो गांधी जी ने पहले सोचा कि कहीं ना कहीं हमें दलितों के बारे में सोचना होगा और दलितों को थोड़ा सा इंप्रूव करना होगा, क्योंकि जब भारत का विकास तभी होगा जब हर वर्ग का विकास होगा और जब दलित समाज हमसे जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं हम ज्यादा बड़े तरीके से अपोज कर पाएंगे अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का। तो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, लिमिट ऑफ डिसओबीडियंस, दलित आर अनटीचेबल एंड मुस्लिम डिड नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। इस मूवमेंट में दलित का जिन्हें अनटचेबल भी कहा जाता है और मुस्लिमों का सपोर्ट ना होने से ये आंदोलन एक साल के अंदर खत्म हो जाता है। अब गांधी जी क्या करते हैं, गांधी व्यू ऑन दलित, गांधी जी का दलित के ऊपर क्या व्यू था, वो क्या बताना चाहते थे। गांधी जी कॉल्ड दलित हरिजन, गांधी जी ने यहाँ पे दलितों को पहली बार हरिजन कहना शुरू किया। हरिजन यानी हरि माने ईश्वर, ईश्वर के जन यानी ईश्वर के लोग, यानी कि द चिल्ड्रेन ऑफ गॉड। ये जो हरिजन है ये भगवान के बच्चे हैं, जैसे कि हमें भगवान का सम्मान करना है, भगवान की पूजा करते हैं, वैसे ही हमें दलितों का भी सम्मान करना चाहिए, हमारे भाई हैं, ये हमसे अलग नहीं है। गांधी जी ने कहा स्वराज would not come for 100 years if untouchability was not eliminated। गांधी जी ने लोगों को समझाया कि स्वराज जो है अगले 100 सालों तक हमें नहीं प्राप्त होगा, यानी हम अगले 100 साल तक आजाद नहीं होंगे अगर हमने अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट नहीं किया, अगर हमने अछूत लोगों को समाज से ये अछूतवास को दूर नहीं किया। तो हम सब हिंदू हैं, हम सब भाई भाई हैं, हम सब भारतीय हैं, हमें कहीं ना कहीं मिल करके अपोज करना है इस ब्रिटिश सल्तनत का, इस ब्रिटिश हुकूमत का जो दिन प्रतिदिन हमारे ऊपर अंकुश लगाती जा रही है, हम पे अपना शिकंजा कसती जा रही है। तो उन्होंने क्या किया, दलितों के लिए एक ऑर्गेनाइज किया सत्याग्रह मूवमेंट। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया कि दलितों के लिए न्याय होना चाहिए और उन्होंने हिंदुओं के अपर कास्ट के लोगों से अपील किया, रिक्वेस्ट किया कि आप अपने अड़ियल रवैये को, अड़ियल स्वभाव को छोड़िए और अपने हिंदू भाई को अपनाइए। और साथ ही साथ उन्होंने दलितों को एंट्री दिलाई, कहां दिलाई, सिक्योर देयर एंट्री इनटू टेंपल, मंदिरों में, पब्लिक वेल, कुओं पे, टैंक में, रोड पे और स्कूल पे, इन सब जगहों पे जहां दलितों को रोका गया था, पढ़ाई से रोका गया था, सड़कों पे आने से रोका गया था, मंदिरों में पूजा करने से रोका गया था, सार्वजनिक कुएं से पानी लेने पे रोक था। गांधी जी ने अपील किया हायर कास्ट हिंदुओं से कि आप जो है कैसे भी करके थोड़ा मैनेज करके अपने भाई को स्वीकार करिए, और साथ ही साथ इन लोगों को परमिशन दिलाया कि वो कहीं भी आ जा सकते हैं, वो हमारे भाई हैं, हमसे अलग नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, जब गांधी जी ने लोगों से अपील किया, लोगों ने स्वीकार किया, दलितों को अधिकार मिलने लगा, तो कहीं ना कहीं अब दलित के नेता दलित के लिए खड़े होने लगते हैं। जैसे आप जानते हैं दलितों के मसीहा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, द फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या करते हैं, दलित के लिए अपनी आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में आप सब जानते होंगे, इन्होंने क्या किया था, 1930 में
डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन लॉन्च किया था। इन्होंने एक संस्था बनाई थी ऐसे लोगों के लिए जो डिप्रेस थे, जिन्हें समाज ने नकारा था, जिन्हें समाज ने अछूत माना था, जिन्हें समाज ने पीछे छोड़ा था। अंबेडकर जी ने ऐसे लोगों के लिए एक एसोसिएशन बनाई, एक संस्था बनाई 1930 में कि आप हमारे भाई हो, आप एक रहो, और अब जब आप अपोज करोगे, मिलकर अपोज करोगे, बड़ी आवाज में अपील करोगे तो आपकी बात सुनी जाएगी, लोग मानेंगे, समझेंगे और आपको अधिकार देने पे मजबूर हो जाएंगे। आपको अधिकार अपना लेना पड़ेगा, अपनी यूनिटी दिखानी पड़ेगी। ये डॉक्टर अंबेडकर का पॉइंट ऑफ व्यू था, जिसके तहत उन्होंने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन लॉन्च किया था। तो ये होता है दलितों के नेता स्टैंड होते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कुछ और चाहते थे, वो चाहते थे कि डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए ऐसे लोगों के लिए। यानी वो चाहते थे कि जो समाज में अछूत है, अनटचेबल है, वो अगर आप उन्हें अलग मानते हो तो आप उन्हें एक अलग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करिए, जिसके तहत वो अलग से चुनाव लड़ सके, अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल में जा सके। अगर वो आपके हिस्से नहीं है तो वो आपके हिस्से में चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके लिए एक अलग सिस्टम होना चाहिए। रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, साथ ही साथ वो चाहते थे किसी भी शिक्षण सिस्टम में, किसी भी शिक्षा वाले प्रणाली में उनके लिए, उनके कम्युनिटी के लिए कुछ सीट ऐसी होनी चाहिए जो रिजर्व होनी चाहिए, जिसपे सिर्फ उनका ही अधिकार होना चाहिए। साथ ही साथ वो चाहते थे सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम दैट वुड लीड दलित मेंबर फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी वो चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल पहुंचने के लिए दलित को क्या करना होगा, एक अलग सा सिस्टम प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि वो जानते थे कि जहां हायर कास्ट का दबदबा है वहां पे कभी भी दलित जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा, दलित जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं पहुंच पाएगा और वो अपनी आवाज को नहीं पहुंचा पाएगा। तो बी आर अम्बेडकर का यह मानना था कि अगर दलित लोगों को अलग सा इलेक्टोरल सिस्टम दिया जाएगा जिसमें वो खड़े होकर के अपनी आवाज उठाने के लिए सदन में जाएंगे, संसद में जाएंगे, अपनी आवाज को रखेंगे और अपने कम्युनिटी का डेवलप करेंगे। ये बात रखा अंबेडकर ने अपने कम्युनिटी के लिए, अपने समुदाय के लिए। डियर स्टूडेंट्स, अब जो होता है, अंबेडकर जी अपनी बात को रखने के लिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इरविन के सामने बात रखते हैं कि हमें दलितों को सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम प्रोवाइड किया जाए, यानी हमें जो है अलग से निर्वाचन प्रणाली प्रदान की जाए, क्योंकि हम दलितों का विकास कभी भी हायर कास्ट हिंदू के साथ तो नहीं होना है। अगर हमें आप अलग से सिस्टम नहीं देंगे तो हम कभी भी सदन में नहीं जाएंगे, अपनी बात नहीं रख पाएंगे और हमारा विकास कभी नहीं हो पाएगा। अब ये क्या होता है, जब ये बात गांधी जी न्यू इट, जब ये बात गांधी जी को पता चलती है, ही स्टार्टेड टू फास्ट अनटू डेथ, वो क्या करते हैं, वो शुरू कर देते हैं आमरण अनशन, यानी वो अनशन पे बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। यानी जब तक उन्होंने भोजन को त्याग दिया कि जब तक वो मर नहीं जाएंगे, शरीर को अपने त्याग नहीं देंगे, तब तक वो भोजन नहीं करेंगे अगर उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो ये गांधी जी का मानना ये था कि गांधी जी believe that separate electoral system for Dalit would slow down the process of their integration into the main society। क्योंकि जानते थे, गांधी जी का मानना यह था कि जब दलितों को आप अलग सिस्टम प्रोवाइड कर दोगे तो जो समाज का मेन अंग है, समाज का मेन भाग है, वो कहीं ना कहीं इसमें दलितों को मौका नहीं मिलेगा। दलित हमेशा से एक साइड में रहेंगे, जिससे कि हमारी यूनिटी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, हम एक नहीं हो पाएंगे। और गांधी जी का ये मानना बहुत ही बेहतर था। आज आप देख रहे हैं किस तरह से दलित जो है देश में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दलित अपने आप को सदन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दलितों की जो सिचुएशन है किस तरह से इंप्रूव हो रही है। अगर दलितों के लिए अलग सा सिस्टम दिया गया होता तो शायद ये हालात नहीं होती, शायद दलित आज भी अलग होते और हम हिंदुओं में, हम इंडियंस में कभी भी यूनिटी नहीं बन पाती। तो गांधी जी का ओपिनियन वन ऑफ द बेस्ट ओपिनियन था उस टाइम, और गांधी जी का ये ओपिनियन माना भी गया। अंबेडकर ने माना कि अगर हमारे दलित भाइयों के साथ गलत नहीं होगा, दलित भाइयों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होगा, तो हम हायर कास्ट हिंदुओं के साथ रहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक पूना पैक्ट होता है 1932 में, पूना समझौता होता है। पूना समझौता आप ध्यान से देखिएगा, पूना समझौता में जरूर बोर्ड में क्वेश्चन आते रहे हैं। तो होता माय डियर स्टूडेंट्स कि 1930 में
भारत के दो बड़े नेता और दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप रहता है। जहां एक तरफ अंबेडकर चाहते हैं कि उनके समुदाय को अलग सा इलेक्टोरल सिस्टम मिले, तो गांधी जी चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि दलित हमारे समाज से, हमारे हिंदू समाज से अलग हो जाए। गांधी जी दलितों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, हिंदुओं को एक करना चाहते थे, भारतीयों को एक साथ रह करके एक बड़े आंदोलन का रूप देना चाहते थे। तो गांधी जी कतई भी दलितों को अलग से कोई भी इलेक्टोरल सिस्टम देने के मूड में नहीं थे। होता क्या है, पूना पैक्ट होता है 1932 में, आप ध्यान दीजिएगा। 1932 में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक पैक्ट होता है, एक समझौता होता है। समझौता के तहत ये होता है, दिस पैक्ट गिव द डिप्रेस्ड क्लास रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी हर तरह के इलेक्शन में जो दलित है, दलित समुदाय के लोग हैं, उनको कुछ रिजर्व सीट दी जाएगी। ये गांधी जी ने माना और कहा कि दलितों के साथ कोई भेदभाव, अलग का कोई भी कानून नहीं होगा। दलितों को एक सीट दी जाएगी, एक रिजर्व सीट दी जाएगी, उनके महत्व को बढ़ाया जाएगा। इस बात से एग्री करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और हो जाता है पूना पैक्ट समझौता, और हमारे दलित समाज के लोग हमारे साथ, हमारे अभिन्न हिस्से बनकर के हमारे साथ एक हो जाते हैं। दोस्तों, ये तो रहा गांधी जी की नीति, दलितों को जोड़ने का, दलितों को अपने साथ रखने का। लेकिन हमारे देश के मुस्लिम भी कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा खफा हो चुके थे, हमसे ज्यादा बहुत ही भिन्न हो चुके थे। क्योंकि होता क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट में हमने जो किया था, हिंदू मुस्लिमों ने मिल करके अपोज किया था ब्रिटिशर्स का। तो जब गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, तो इससे मुसलमान हो जाते हैं खफा। क्योंकि मुसलमान ब्रिटिशर्स का विरोध करना चाहते थे, खिलाफों के लिए, खलीफों के लिए, लेकिन इनके कॉल ऑफ करने के बाद मुसलमान बिल्कुल नाराज हो जाते हैं। इस वजह से हमारा वो कतई सहयोग नहीं करते, हमारे साथ कहीं भी आंदोलन में हिस्सा नहीं लेना चाहते। यानी वो कांग्रेस जो सबको साथ लेके चल रहा था, हिंदू मुस्लिमों का एक संगठन हुआ करता था, अब वो नाम मात्र का सिर्फ सबका संगठन रह गया था। वो हो गया था हिंदुओं का एक महासभा। कांग्रेस में सिर्फ हिंदू 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 ही रह गए थे। मुसलमानों ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर ली थी। और हुआ क्या, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया गया तो मुस्लिम लीग जो है एक बड़ी संस्था हो गई। मुस्लिमों के फॉलोअर्स मुस्लिम लीग में जुड़ते गए, मुस्लिम लीग की विचारधारा को अपनाते गए और हिंदुओं से उनकी दूरियां बढ़ती चली गई। हमारे स्टूडेंट्स, होता क्या है, दलितों की तरह मुस्लिम भी अब डिमांड करने लगते हैं कि कहीं ना कहीं हमें भी अलग से इलेक्टोरल सिस्टम प्रोवाइड किया जाए, हमें भी एक अलग से महत्व दिया जाए। होता क्या है, 1930 में प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग की प्रेसिडेंट सर मोहम्मद इकबाल ने दावा किया कि हमें भी अलग से इलेक्टोरल सिस्टम प्रोवाइड करना चाहिए, हमें भी रिजर्व सीट दी जानी चाहिए, साथ ही साथ हमारा भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। जस्ट लाइक बंगाल और पंजाब में मुस्लिम आबादी जो कि बहुत ज्यादा थी, तो ये चाहते थे कि हमें भी पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए भारतीय कानून में, भारतीय कानून व्यवस्था में, भारतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन वगैरह में। जिसमें होता क्या है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें एमआर जायकर ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं लाने वाले जिसमें आपको पॉपुलेशन के हिसाब से सीट प्रोवाइड करेंगे और ना ही आपको अलग से इलेक्टोरल सिस्टम दिया जाएगा। आप भारत के अभिन्न अंग हो, आप भारतीय बनो, देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ो, हम आजाद होंगे, हम एक भारत, नेक भारत, श्रेष्ठ भारत की ओर बढ़ेंगे। होता क्या है, अब कहीं ना कहीं हमारे देश में थोड़ी सी यूनिटी बढ़ने लगती है, क्योंकि अंग्रेजों का आंदोलन, अंग्रेजों का अहंकार, अंग्रेजों का अत्याचार अब हमसे सहन नहीं होता है। हम आते हैं चैप्टर की अब कंक्लूजन की तरफ, यानी इस चैप्टर से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। आखिर क्या होता है, इस चैप्टर का निष्कर्ष क्या निकलता है, एट लास्ट होता क्या है। अंग्रेजों के अड़ियल रवैये का समय आ गया था जवाब देने का, एक होने का, एक होकर बहुत ही पावरफुल तरीके से अंग्रेजों का अपोज करना था। और अब हमने शुरू भी कर दिया था, क्योंकि अब हम कतई भी अंग्रेजों का
अत्याचार सहन करने के मूड में नहीं थे और हम एक हो रहे थे। हम एक हो करके अंग्रेजों का अपोज करने की तरफ अग्रसर हो रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। चैप्टर का निष्कर्ष यही होता है कि हमने अपनी एकता को मेंटेन किया, बढ़ाया, बरकरार किया और अंग्रेजों को खदेड़ने में सफल हुए। अंततः हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाते हैं। अंग्रेजों की गुलामी से हमें आजादी मिल जाती है। हम जो है बहुत ही बेहतर तरीके से अंग्रेजों से अपना छुटकारा पा जाते हैं। लेकिन आप जानते होंगे कि आजादी के पहले एक बहुत बड़ा हादसा होता है जो इस चैप्टर का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं बताऊंगा किस तरह से अंग्रेजों के नीति के कारण, अंग्रेजों की चालाकी के कारण भारत के दो टुकड़े हो जाते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के रूप में। कब और क्यों भारत से अलग होता है पाकिस्तान, क्या कारण था, किसने अलग किया, कौन होता है भारत को अलग करने वाला, लॉर्ड माउंटबेटन। साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेड क्लिफ रे है। आखिर ये रेखा क्यों खींची गई और इसका नाम रेड क्लिफ क्यों रखा गया, इन सारी बातों के लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। आप जिसे देख करके भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले टुकड़ों के सारे रहस्य को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। आप सबका हमारे इस चैनल बूस्ट योर ब्रेन पर बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चैनल आपके लिए है, आप सबके लिए है, आप सबके प्यार पे चलता है। तो दोस्तों, बार बार मुझे कहना ना पड़े, आप समझिए, आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कुछ होता है और सब कुछ होता है। तो आप प्लीज 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 अपने चाहने वाले को हमारे चैनल को शेयर कराएं, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं, अधिक से अधिक लोगों को भेजें और क्लासेस को कंटिन्यू करें। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां क्लास 10th का सब्जेक्ट ही नहीं, सिलेबस ही नहीं, बल्कि आपकी कॉम्पिटिटिव तैयारियों का भी पूरा सॉल्यूशन यहां कराया जाएगा। आप सबका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद।